अ, नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू पांडे, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, फार्मा लॉग के इस मंच पर अपने सभी पैनलिस्ट का और अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ और यह उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे संवाद का जो विषय है वो हम सभी का मार्गदर्शन करेगा। हम अपने फार्मा लॉग के संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से यह कोशिश करते हैं हम अपने सभी फार्मा स्टूडेंट्स को और फार्मा प्रोफेशनल्स को जो हमारी फील्ड से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उन्हें अवगत कराएं और उनका समाधान निकालें। हम इसी भावना के साथ आज के संवाद एपिसोड 14 को आगे बढ़ाते हैं। आज के हमारे संवाद का जो विषय है करियर इन फार्मेसी इन अब्रॉड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर ए के सिंघाई, who is the principal of LNCP, Bhopal, Madhya Pradesh. Mr. Girish Anand, motivational speaker, and also work as a trainer and consultant. Mrs. Ankita Hemnani, she is heading Global Reach Indore and guiding students for various courses all across the world. And Mr. Tanveer Naved, he is the HOD of Amity Institute of Pharmacy, Amity University, Noida. आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ और अब मैं अपने सहयोगी मिस्टर अंकुर अग्रवाल से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध करती हूँ। थैंक यू मंजू मैम जी। नमस्कार, मैं अंकुर अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम श्री रामनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, एज ए मॉडरेटर फार्मा लॉग। हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का फार्मा लॉग के इस मंच पर संवाद 14 में टीम फार्मा लॉग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मिस्टर अमित झा सर जी का एवं पूरी फार्मा लॉग टीम का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। आप सब अतिथियों का अमूल्य मार्गदर्शन, आशीर्वाद एवं सहयोग निश्चित ही हमें फार्मा लॉग के उद्देश्यों तक पहुंचाने में महान सहायक होगा। आज का जो विषय है संवाद 14 का, कैरियर इन फार्मेसी इन एब्रॉड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट। इस संवाद 14 में मैं फार्मा लॉग की टीम की तरफ से आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के लिए वेलकम स्पीच में 2 शब्द कहना चाहता हूं। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है, अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। वेलकम माय ऑनरेबल ऑल डिग्निटीज एंड गेस्ट्स। आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करने की मैं सभी गेस्टों से अनुरोध करता हूं और अनुमति लेता हूं कि आगे की कार्रवाई स्टार्ट की जाए। सर, मैम। बिल्कुल। थैंक यू मैम। आज के इस संवाद 14 में पहला प्रश्न मैं मिसेस अंकिता हेमनानी मैम जी से करना चाहूंगा। मैम, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं एब्रॉड में पढ़ने के लिए, और साथ ही उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि मैं एब्रॉड में पढ़ाई करूंगा तो वहां पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब भी कर सकूंगा या नहीं। इस विषय पर आप टिप्स दीजिए जो हमारे फार्मेसी स्टूडेंट्स और फार्मा प्रोफेशनल्स को मदद करें। अंकिता जी मैम जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। फार्मा लॉग की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मंजू पांडे, अंकुर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैलेंजेस से पहले मैं कहूंगी कि स्टडी अब्रॉड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो स्टूडेंट करता है अपने आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो उस इन्वेस्टमेंट और उससे जनरेटेड जो फायदे हैं वो और बेनिफिट्स है वो कहीं ज्यादा है या कहीं ज्यादा आउटवे करते हैं उसके चैलेंजेस से। लेकिन फिर भी जो 2 या 3 चैलेंजेस हम यहाँ मेंशन करना चाहूंगी वो ये है, नंबर 1, एक लैंग्वेज का बैरियर आता है सबसे बड़ा, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है। हम जिस कंट्री में मोस्टली जाते हैं दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग, या फिर कभी कभी हम ऐसी कंट्री भी ऑप्ट करते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं या जर्मन बोलते हैं। उन केसेस में हमें उस लैंग्वेज यानी इंग्लिश हो या फ्रेंच हो या जर्मन हो उस पर कमांड होना चाहिए, ना केवल यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए बल्कि वहां पे जब आप जॉब करेंगे तो आपको वहां पे उस लोकल लैंग्वेज को आना चाहिए और आपको उसमें कमांड पूरा होना चाहिए। तो सबसे पहला बैरियर है यही, और आपको हर स्टूडेंट जो प्लान कर रहा है बाहर जाने का उसको इंग्लिश अच्छे से करना ही है।
ठीक है। अगर उसने पहले नहीं भी किया है तो उसको जो भी एग्जाम्स वगैरह है वो दे के उसको प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन कि क्या वो जॉब्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो जॉब्स बिल्कुल कर सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे कंट्रीज में पार्ट टाइम जॉब्स लीगल है, ठीक है। कुछ एक कंट्री होंगे, 1 या 2 वर्ल्ड में, जहाँ इलीगल है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट पता कर सकते हैं जाने से पहले, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन निकाले कि क्या पार्ट टाइम जॉब करना वो लीगल है या इलीगल है, और उसके हिसाब से वो कंट्री डिसाइड कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब से वो वहां पे रहना खाना सब निकाल सकते हैं। बचा हुआ पॉइंट है फुल टाइम जॉब। तो मोस्टली कंट्रीज पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स हम इसे बोलते हैं, PSW, वो ऑफर करते हैं। स्टूडेंट पढ़ने के बाद वहां पे रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल 2 साल रह सकते हैं, 3 साल, यूके में 2 साल, कनाडा में 1 से 3 साल। सो ऐसे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, और वो वर्क वीजा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही सरल और आसान भाषा में हमारे फार्मेसी स्टूडेंट्स को समझाया है कि 2 प्रॉब्लम जो मेनली फेस होती हैं, पहला लैंग्वेज, दूसरा आपने बताया कि पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब, जिसको आपने बहुत ही अच्छे से ब्रीफ किया कि वहां पर अलग अलग कंट्रीज की अपनी अलग अलग पॉलिसी रहती है। जैसे यूके की 2 साल है, कनाडा की 3 ईयर है। थैंक यू। निश्चित रूप से इस इंफॉर्मेशन से फार्मेसी स्टूडेंट और फार्मेसी प्रोफेशनल को मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंघई सर से है। सिंघई सर, ये बताइए कि जैसे टाइम मैनेजमेंट हम लोग बोलते हैं, तो ये बच्चों के लिए जब वो स्टडी कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर स्टडीज, ये टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है, और कैसे वो मैनेज करें स्टूडेंट्स अपने स्टडी के दौरान, ताकि वो अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकें, बेहतर करियर अपना जो है चुन सकें। जी मैडम, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए तो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है, बट हर इंसान के लिए कहीं ना कहीं समय प्रबंधन, जिसको अपन टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, ये जरूरी है। क्योंकि दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसी को इस्तेमाल करना है। उस 24 घंटे में ही जो समय का सही उपयोग कर लेता है, उसके लिए वो 24 घंटे वर्थ होते हैं। और उन 24 घंटों में यदि बराबर प्लानिंग नहीं है तो वो 24 घंटे कब व्यतीत हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो स्टूडेंट्स के टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं कुछ बिंदु में बात करना चाहूंगा। जैसे क्रिएट अ मास्टर शेड्यूल, पहले उनका एक मास्टर शेड्यूल होना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं और उसको कैसे टाइम आउट करेंगे, कैसे प्लान करेंगे। देन एक यूज एन एजेंडा, एक एजेंडा बना के चलें कि हमारे 24 घंटे में क्या क्या काम हमें किस प्रायोरिटी में करना है। एंड साथ में प्रायोरिटाइज योर स्टडी शेड्यूल, जो उनकी पढ़ाई का क्रम है उसको वो कैसे कालखंडों में बांटेंगे। उसके साथ साथ एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, क्या क्या ऐसे काम है जो उनके पढ़ाई के शेड्यूल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, दैट विल अगेन बी इंपॉर्टेंट फॉर देम। क्योंकि अगर यदि फैमिली के बाकी लोग किसी फंक्शन में जाने वाले हैं, कोई आउटिंग के लिए जाने वाला है, कोई मार्केट जाने वाला है, तो ही और सी हैज टू डिसाइड कि उसको उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कैसे एलिमिनेट करना है। देन वर्क वन एट ए टाइम, वन थिंग एट अ टाइम, दैट मीन्स एक बार में एक ही काम करें। यदि पढ़ाई का समय है तो उसमें 100% फोकस पढ़ाई की तरफ हो। साथ साथ स्टडी इन शॉर्ट बस्ट, छोटे छोटे स्लॉट बना के पढ़ाई की जाए, उससे उपलब्धि भी ज्यादा होगी, ब्रेन का सेचुरेशन और जो एक ऊब हो जाती है कि पढ़ते हुए उसमें एक ब्रेक मिलेगा। वर्क योर प्लान एंड प्लान योर वर्क, ये वाला कोटेशन काम इसलिए आता है कि एक बार आप अपने काम को प्लान करें और उस प्लान के वर्क करें, देन यू विल गेट द सक्सेस इन दैट। सेट गोल्स करेक्टली, आपके जो गोल्स हैं, आपका जो टारगेट है, उसको आप पहले तो सेट करें। देन इट शुड बी अचीवेबल एंड मेजरेबल, वो इस तरीके से हो कि आप उनका खुद कर सकें कि हमने जो तय किया था उसमें कहां तक पहुंचे हैं, क्या बैकलॉग है, क्या बाकी बचा हुआ है, उसको हम फिर कैसे पूरा कर सकते हैं। जो गोल्स हैं दे शुड बी अचीवेबल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रिस्पेक्टेड गिरीश आनंद सर जी से है। नमस्कार सर जी। स्टूडेंट कैसे अपने स्किल्स को अपनी एबिलिटी के अनुसार और बेहतर कर सकते हैं, कैसे स्किल डेवलपमेंट को वो डेवलप करें, इस स्किल्स को, जिससे वो अब्रॉड में जाने में उनको मदद मिले। फार्मेसी प्रोफेशनल से एक बाहर इंडिया के बाहर जो अब्रॉड में माहौल है उसके लिए क्या स्किल्स जरूरी है, और फार्मेसी प्रोफेशन से अदर प्रोफेशंस में जाने के लिए और अब्रॉड के माहौल में एडजस्ट होने के लिए किस तरह की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशनल और स्किल्स के लिए क्या क्या जरूरी टिप्स हैं, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए गिरीश आनंद सर जी।
जैसे अंकिता मैडम ने बहुत साफ बोला था और बिल्कुल क्लियर बोला था कि हमें पता होता हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ कौन सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा प्रचलन है, बहुत ज्यादा प्रचलन लैंग्वेज आप यहीं पे फिर उसका कोर्स कर सकें जाने से पहले, तो आपको हर हालत में उसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। वहां जाके अपने स्किल को डेवलप तो करना ही पड़ेगा। और जिस भी कंट्री में स्टूडेंट जाता है उसको उस कंट्री के बारे में सारे रूल्स रेगुलेशन यहीं से पता कर लेने चाहिए, क्योंकि वहां जाके कोई किसी को बताता नहीं है। मैंने ये खुद अनुभव किया हुआ है। जब आप पर्टिकुलर कंट्री में चले जाते हैं वहां जाके चीज को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अंकिता मैडम ने बिल्कुल ठीक बोला था कि इसे अपने स्किल को डेवलप कर लीजिए। जिस तरह फ्रेंच लैंग्वेज अगर है तो अगर जर्मन लैंग्वेज को ऑब्वियसली पढ़ के जाएंगे, इतना तो पढ़ के जाएंगे जो आप वहां पे समझ सके, लोकल अपने आप को आप चला सके। और दूसरा स्किल डेवलपमेंट में जिस तरह संजय सर ने बोला था टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। बहुत जरूरी है टाइम को मैनेज करने का, क्योंकि चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो ऑफिस लाइफ है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ है, जिसका टाइम मैनेज नहीं है वो मतलब इफ यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम तो आपका बहुत चले जाएगा। जिस तरह से कहते हैं कि एक दिन में 86,800 सेकंड्स होते हैं, तो आपने उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है। ये उसी तरह जिस तरह एक बैंक अकाउंट में आपको पैसे मिल गए हैं 86,400 और आपको कैरी फॉरवर्ड करना नहीं है अगले दिन पे, तो उसको आपने मैनेज करना है। और जो बच्चे हैं उनको हर हालत में अपने उनको पता होना चाहिए कि ग्रैस्पिंग पावर कैसी है, उनका ग्रैस्पिंग होगा। जो बच्चे बाहर पढ़ने हैं वो कैरी हो जाते हैं, बाहर की कंट्री में जाते हैं तो दे गेट कैरिड अवे, या उनको वहां की फैंसी है वो कैरी कर लेती है, वो बह जाते हैं, उसके भाव में बह जाते हैं और अपने मेन गोल को भूल जाते हैं कि वो किस गोल के कारण आए थे। वो शुरू के कुछ समय तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है घूमने फिरने में, जबकि यहाँ का गोल क्लियर होना चाहिए कि वो क्या करते हैं और गोल को डिवाइड कर लेना चाहिए। उनको कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने पड़ेंगे। जो फार्मेसी करके जा रहा है उसको पता है कि मैंने आगे मेरे कौन कौन सी लाइन मिलने वाली है, आगे कौन स्पीड्स मेरे को मिलने वाले हैं, और अपने कैलिबर के हिसाब से और अपने कैलिबर के हिसाब से उसको कि मैंने कौन सा लेवल पकड़ना है, तो उस लेवल को पकड़ बिल्कुल टाइम जोन कितना है मेरे को उसको शॉर्ट गोल लॉन्ग गोल बनाने पड़ेंगे और फिर उसको अचीव करने के लिए उसको ब्रेकअप करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, जी सर, थैंक्स सर। आपने बहुत ही आसान तरीके में सर हमारे स्टूडेंटों को ये समझाया, हमारे फार्मेसी प्रोफेशनल्स को समझाया। आपने बताया सारे रूल्स पता करके ही उस कंट्री में जाना चाहिए, जिससे हम उस कंट्री में आसानी से अपना कैरियर डेवलप कर सकें। और आपने बताया कि शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, ये छोटे छोटे से शॉर्ट टर्म गोल बना के और कुछ लंबे टर्म गोल बना के हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते। और साथ में आपने प्रोफेसर संगई सर ने जो बात कही थी कि एक बार में एक काम और समय पर काम, उस बात को जोड़ के जो आपने स्किल्स के बारे में टिप्स दी हैं काफी सराहनीय है। आपकी टिप्स फार्मेसी प्रोफेशनल और फार्मेसी स्टूडेंट को काफी मदद करेंगी। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तनवीर सर से है। तनवीर सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। स्किल डेवलपमेंट, हम एक वर्ड बोलते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग है, और इसका जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है इसमें इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? देखिए, थोड़ा सा सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सभी मेरे को पैनलिस्ट को। जैसे कि मंजू मैम आपने पूछा स्किल डेवलपमेंट, तो ये एक्चुअली स्किल्स तो बहुत पुराना ये शब्द है, लेकिन अगर आप इसको सेक्टर वाइज अगर देखें कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो 5 साल पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने एक ही अनाउंसमेंट किया था अपने रेड फोर्ट से, जो 15 अगस्त की स्पीच है, कि सभी जितने भी सेक्टर हैं इंडिया में उसमें एक स्पेशलाइज्ड स्किल कोर्सेज चलने चाहिए अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर डिग्री करिकुलम। तो इस बारे में जो गठन हुआ था वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का हुआ था, और फार्मेसी के क्षेत्र में जो लाइफ साइंस उनका डोमेन है जो दिल्ली में स्थित है,
वहाँ के काफी कोर्सेज थे, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस का एक कोर्स था, एक कोर्स जो था वो मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का था, 2-3 चीजें उसमें और आ रही थी। तो उसपे जो था उसमें ये डिसीजन हुआ था कि ये कोर्सेज जो हैं वो पर्टिकुलरली जो है वो 5 या 6 क्रेडिट के रहेंगे और वो फाइनल ईयर में जाकर इस कोर्स को ऑफर किया जाए स्टूडेंट्स को, ताकि एक जो इवैल्यूएशन जो नेशनल स्किल काउंसिल करेगा उसके आधार पर स्टूडेंट को कुछ जो एक सर्टिफिकेशन है वो अलॉट हो जाएगा। सेकंड इसमें एस्पेक्ट ये था कि जो करिकुलम है वो तो रेगुलर रहेगा हर स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो ये एक मैंडेटरी कोर्स नहीं हो सकता है, लेकिन ये एक ऑप्शन दिया जाएगा सब स्टूडेंट्स को और मैक्सिमम स्टूडेंट ने वो ऑप्ट किया। जैसे कि मैंने अपने कॉलेज में भी पिछले 5-6 साल में जो मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कोर्स था वो स्टार्ट किया है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये फायदा मिला है कि जो उन्होंने स्किल लास्ट ईयर में सीखी, स्पेशली सेल्स एंड मार्केटिंग की, वहां उनको फायदा मिला। अभी जो अगर आप 30 सितंबर का एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने ये मैंडेटरी किया है कि जो बी फार्म का 8th सेमेस्टर है उसमें जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कुछ हैं जो ऑफर किए जा रहे हैं एज पर द करिकुलम, उसमें सारे कोर्सेज को उन्होंने लिंक किया है जो स्किल डेवलपमेंट से। और इनफैक्ट एक कल मीटिंग भी हो रही है इस बारे में 12 तारीख को, कि जिसमें उन्होंने इनवाइट किया है सभी कॉलेजेस के कि किस तरह से इसको किया जाए, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन है वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट ने उन 6 महीने में या उस साल में क्या सीखा और वो कैसे इनकलकेट कर रहा है अपने डे टू डे लाइफ में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन थोड़ी सी अभी जैसे क्योंकि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं अभी आ रहे हैं, अभी कई जगह पे अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो उनकी ब्रीफिंग बहुत जरूरी है और इसकी सिग्निफिकेंस को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस सर्टिफिकेट की वैल्यू तभी होगी कि जब वो कुछ अपनी जॉब में उसको कन्वर्ट कर सके। क्योंकि एक बास्केट कोर्स हम ऑफर कर देंगे, वो पढ़ लेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कोई क्वालिटी एश्योरेंस का कोर्स है, सपोज मार्केटिंग का कोर्स है, फार्माकोविजिलेंस का है, ये सारी जॉब ओरिएंटेड चीजें हैं। फार्माकोविजिलेंस में बहुत जॉब्स हैं आजकल, जो एडीआर मॉनिटरिंग, अंकिता मैम को पता है कि बहुत से स्टूडेंट इस कोर्स को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस जब आ जाएगी, क्योंकि काउंसिल का जो सपोर्ट है वो एक्चुअली सर्टिफिकेशन को ज्यादा है, लेकिन जो कोर्स को पढ़ाया जाना है वहां पे एक तरह से ट्रेनर को पढ़ाना है। वो इंस्टीट्यूट को खुद ट्रेनर डेवलप करने पड़ेंगे, जिन्होंने LSST से या नेशनल स्किल काउंसिल से ट्रेनिंग ली है। हर कोई टीचर इस कोर्स को नहीं पढ़ा सकता, ये चीज थोड़ी सी इंश्योर करनी पड़ेगी। और फिर जैसे ट्रेन द ट्रेनर हम कहते हैं कि एक बंदे ने ट्रेनिंग ली और वो फिर फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, तो इसमें थोड़ा सा हमें इंडस्ट्री का साथ हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि जो फैकल्टी है वो जाहिर है कि जो नए कोर्सेज आए हैं वो सबका स्पेशलाइजेशन वो नहीं। फार्मेसी में मेन आपको पता है कि 4 एरिया ज्यादा हैं, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स। तो जो नए नए एरिया आ रहे हैं, थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट दैट इज हेल्पफुल। जी बिल्कुल सही कहा आपने तन्वी सर। और ऐसे ही मैंने भी जैसे अपने यहाँ एक स्टार्ट करा, एक जैसे आप बता रहे हैं कि आपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपने कोई ट्रेनिंग सेशन ऐसे स्टार्ट करा, तो ऐसे ही हमने भी अपना छोटा सा एक जैसे प्रैक्टिस स्कूल उसको नाम दे दिया, कि जिसमें वो बच्चे अपने अपने स्किल्स होते हैं वहाँ पे कुछ डेवलप कर सके, और हर एक के अंदर एक अपनी यूनिक क्वालिटी होती है, यूनिक टैलेंट होता है, जो शायद हम लोग एक डेफिनेट पाथवे पे लेके चलते हैं, बट सबके अंदर अपने अपने स्किल्स होते हैं। तो वो अगर कहीं पे आइडेंटिफाई होते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम लोग जो है उसको एक बेहतर करियर जो है चुनने में हम लोग हेल्प करेंगे। बहुत सही आपने बोला। और हमें लगता है कि जो बच्चे हैं उसको एग्जैक्टली जो वर्ड है स्किल डेवलपमेंट, उससे जो है ये सीखेंगे कि क्या उनको ड्यूरिंग स्टडीज और खासकर जो लास्ट ईयर है उसमें वो उनको क्या ऐसा बेहतर करना चाहिए कि जिसपे वो अपने करियर के लिए जो है ज्यादा कॉन्शियस हो सके, ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सके। थैंक यू वेरी मच तन्वी सर। थैंक यू मंजू मैम जी। तन्वी सर जी ने काफी अच्छा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बताया स्टूडेंटों को, सर्टिफिकेट कोर्सेज और इसके बारे में जानकारी दी। थैंक यू सर। एंड अगला क्वेश्चन मेरा अंकिता मैम जी से है। मैम, आपके हिसाब से क्या सही समय है एब्रॉड जाने के लिए स्टूडेंट का, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन? ऐसा स्टूडेंट के मन में बड़ी दुविधा रहती है, कि बड़ी परेशानी रहती है कि आफ्टर ग्रेजुएशन जाना चाहिए एब्रॉड या आफ्टर मास्टर्स डिग्री करने के बाद हम बाहर की ओर रुख करें।
इस पे जरा आप प्रकाश डालिए। सही समय, जी, सही समय बाहर जाने का ऐसा कोई गलत समय नहीं है, मैं कहूंगी। सही समय 12th के बाद भी है, सही समय ग्रेजुएशन के बाद भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी है, और पीएचडी के लिए और पोस्ट डॉक के लिए भी जाते हैं। ठीक है, तो गलत समय कोई नहीं है, लेकिन बेस्ट टाइम है कि अगर ग्रेजुएशन यानी यहाँ से अगर उसने बी फार्मेसी कर लिया है, ठीक है, तो उसको बी फार्मेसी के बाद जिसमें भी उसको स्पेशलाइजेशन करना है, इफ ही वांट्स टू डू इन फार्माकोलॉजी या टॉक्सिकोलॉजी, या अभी हम फार्माकोविजिलेंस की बात कर रहे थे, फार्माकोथेरेपी है, राइट, या अभी बहुत ज्यादा कंटेम्परेरी कोर्सेज हैं जैसे हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स है, जिसमें आईटी और हेल्थ है। कोविड टाइम्स के बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारा हेल्थ सेक्टर, काफी ज्यादा ग्रोथ हम देख रहे हैं बाहर इसमें। स्टूडेंट्स पब्लिक हेल्थ में भी जा रहे हैं, तो फार्मेसी का ग्रेजुएट इन कोर्सेज में भी जा रहा है। सो पब्लिक हेल्थ है या हॉस्पिटल केयर है, थोड़ा फार्मेसी से मतलब आप कह सकते हैं कि रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। उसका अपना उसमें रिसर्च या ड्रग डिस्कवरी या उसमें नहीं है, बट इट इज मोर और लेस रिलेटेड, इसमें जा रहे हैं। तो राइट टाइम ग्रेजुएशन के बाद है। ग्रेजुएशन के बाद जाने का मतलब है स्टडी अब्रॉड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3-4 महीने में ही हम तैयारी करें और निकल जाएं। ये पूरे 1 या 2 साल की प्रोसेस होती है, और कंट्री के हिसाब से टाइम उसको देना पड़ेगा। डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट टाइम है, जो है एक एक्सपर्ट बता सकता है। सेकेंड ईयर 3rd ईयर से स्टूडेंट स्टार्ट कर सकता है अपना प्रिपरेशन, क्योंकि एक प्रिपरेटरी एग्जाम्स होती है जो उसको देनी पड़ेगी। अगर वो यूएस जा रहा है या कनाडा जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो उसका एक प्रिपरेटरी एग्जाम है, वो देना पड़ेगा। तो उसमें उसका 6 मंथ अप्रोक्सीमेटली जाएगा। तो मैम जी ने हमारे बीच अपनी बात रखी कि किस समय ये स्टूडेंटों के मध्य बड़ा चर्चा का विषय रहता है। वो काफी परेशान रहते हैं कि आफ्टर बी फॉर्म या आफ्टर एम फॉर्म या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री के बाद बाहर जाए। तो मैडम ने उसको रखा कि कैसे आफ्टर 12th भी जा सकते हैं बाहर, और ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन ही कर रखा है तब आप बाहर जा सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो नेसेसरी है बाहर जाने के लिए। सबसे बड़ा चीज है कि आपका टारगेट होना चाहिए और स्किल्स होना चाहिए, जो आपके अंदर एक बेहतर ऑप्शन तैयार करता है अब्रॉड में तैयारी करने के लिए। साथ मैं कहूंगी कि अवेयरनेस होनी चाहिए। जब अवेयर हो गए तब जा सकते हैं। बिल्कुल, वो ग्रेजुएशन के बाद हो या 12th के बाद हो, पोस्ट डॉक में। सो स्टूडेंट को अवेयर होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा इंडिया वर्सेस अब्रॉड, और जिस कंट्री में वो ऑप्ट करना चाहता है वो जा सकता है। जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे गिरीश सर से है कि ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत मतलब पेरेंट्स के लिए बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और ये हम जानना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बच्चों को ओब्वियसली कहीं ना कहीं मोटिवेट, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करें हम पढ़ने के लिए, एक बेटर एजुकेशन के लिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन या ड्यूरिंग स्टडीज, उनको कैसे मोटिवेट करें। मतलब हम लोग को भी टिप्स मिलेंगे ऑब्वियसली, और आप तो खैर मोटिवेट करते ही हैं, तो कुछ टिप्स हम लोग को भी दीजिए। उसके लिए मैम एक्चुअली पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को पहले तो अपना गोल बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि मेरे को एग्जैक्टली जाना कहाँ पे है। मैं एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ आपको कि व्हेन माय सन वाज इन 12th क्लास, तो ही वांटेड टू गो टू मर्चेंट नेवी। तो उसको पहले पता लग गया कि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर 75% मार्क्स चाहिए उसको, तभी वो एलिजिबल बनेगा। जब उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया तो हमारे को उसको पढ़ाई करने के लिए कहना बंद कर दिया, क्योंकि उसको अपना एक टारगेट मिल गया कि मेरे को मिनिमम ये क्राइटेरिया हासिल करना है, तभी मैं लाइफ में अपने गोल तक पहुंच पाऊंगा। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के साथ डिस्कस करें कि वो कौन सा स्ट्रीम लिया हुआ है, उसके बाद उनका अगला टारगेट क्या है। स्ट्रीम तो जो लेना था ले लिया आपने, इसके आगे क्या करना चाहता है, उसके बाद 5-6 फील्ड्स हैं, उसमें से कौन सी फील्ड चूज कर रहा है वो। उसके लिए फिर उसको वही बात मेरी फिर से रिपीट करूंगा मैं कि उसको गोल सेट करना पड़ेगा अपना, और गोल को अचीव करने के लिए उसको प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब उसको एक डेडलाइन पता होगी कि मेरे को इतने टाइम के अंदर इसको कंप्लीट करना है और ये मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। व्हेन यू, जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में, जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार रहे हैं, उनके बारे में अगर बात करें कि वो जब
बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जाना चाहते थे, तो उनको पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, लोग कहते आप नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, आई सेट ए गोल एंड आई एम रेडी टू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू रीच दैट गोल। जब कोई गोल सेट हो गया है, फिर उसको पहुंचने के लिए जो भी करना है, उसको हर चीज लगानी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। पेरेंट्स को सपोर्ट तो पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्ट करते हैं बच्चों को, बट बच्चों का टारगेट बनाना पड़ेगा, पेरेंट्स का टारगेट नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि नॉर्मली क्या होता है, बच्चे का जो स्टडीज का टारगेट होता है, आगे लाइफ में गोल का टारगेट होता है, वो पेरेंट्स का टारगेट बन जाता है। इसलिए बच्चा उसको कभी कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वो समझता है मैं माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ। अगर वो बच्चे का टारगेट बना दिया जाए कि ये तुम्हारा गोल है, तुमने डिसाइड किया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहती हूँ, और इसके लिए एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया ये है तुम्हारा, तो वो बच्चा फिर उसके अंदर अपने आप ही इन्वॉल्व होता चला जाता है, बिकॉज इट हैज बिकम हिज टारगेट, बिकॉज ही हैज गॉट ए लाइट। उसको पता चल गया कि मेरे को उस रोशनी तक पहुंचना है, उस गोल तक पहुंचना है, तो तब वो उसको अचीव करने के लिए अग्रसर ज्यादा होता है। इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स ये बोले कि बेटा पढ़ लो आप, ये आपको ये बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा, देन उसको लगता है कि ये पेरेंट्स का गोल है। जब बच्चे का खुद का गोल बन जाता है कि ये मेरे को करना है, और मेरे को ये अचीव करने के बाद मेरे को ये बेनिफिट्स हैं, ये इस चीज को करने के बाद मेरे को ये मेरा आगे करियर बनेगा, तो वो ज्यादा इजीली उसको गोल को अचीव करने के लिए अग्रसर हो जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बिकम ए गोल ऑफ ए स्टूडेंट रेदर देन गोल ऑफ द पेरेंट्स। ओके सर, बिल्कुल सही बात आपने कही कि हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में यही करा कि पहले गोल सेट करा, और रोल मॉडल्स जो भी अगर हम कहते हैं कि जो बनते हैं, तो उनका भी टारगेट रहता है सबसे पहले वो अपना पहले गोल बनाते हैं, तब उस पर काम करते हैं। क्योंकि जब तक हम गोल नहीं सेट करेंगे तब तक हमको किसके अगेंस्ट में चलना है, वो जो एक हम किसी के अगेंस्ट की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हमको पहले कहीं गोल सेट करना पड़ेगा। और इस बात को बच्चों को समझना चाहिए कि वो पेरेंट्स का गोल नहीं होना चाहिए, वो बच्चों का गोल होना चाहिए। और ऑब्वियसली हम सब लोग जो है, जितने पेरेंट्स हैं या जितने टीचर्स हैं या मेंटोर्स हैं, तो हम सब उनको गाइड कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, बट एक्चुअली उनको ही गोल डिसाइड करना है कि उनको कहाँ पे जाना है। चाहे वो अब्रॉड जाने की बात हो, चाहे वो इंडिया में कुछ करने की बात हो, या फिर एक अपना कुछ बिजनेस मतलब कहीं पे खड़ा करने की बात है, तो कुछ भी है, वो उसके लिए सबसे पहले उनको अपना गोल डिसाइड करना है। तो जैसे हमारे साथ की हमारे जी, मैं एक और बात बोलूंगा। जी जी, नॉर्मली मैं बच्चों को ये एनकरेज करता हूँ, जब मैं मोटिवेट करने जाता हूँ, कि अपने आप में हमारे को रिवार्ड और पुनिश करना होता है। आपको पता है कि मतलब अगर मैंने अपने लिए कोई गोल सेट किया, जैसे एक बड़े गोल को पहले आप छोटे गोलों में बांट लेंगे, गोल्स में बांट लेंगे, कि मेरा अगर मैंने 1 साल के बाद ये करना है, तो उसको मैं वीकली, मंथली, क्वार्टरली गोल्स में बांट लूंगा। और अगर मैं उसको अचीव नहीं कर पा रहा हूँ एज पर द सेट डेडलाइन, तो मैं कर पा रहा हूँ, तो अपने आप को रिवार्ड कर रहा है। मैं अपने आप को रिवार्ड करता था। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, आई यूज्ड टू रिवार्ड माई सेल्फ कि मैंने ये टारगेट बनाया था इस मंथ का, और मैं इसको अचीव कर पाया, तो आई यूज्ड टू रिवार्ड माई सेल्फ बाई वॉट एवर। आई यूज्ड टू पुश माई सेल्फ बाई, लाइक मेरा कोई फेवरेट गेम है जिसको मैंने वॉच करना था और मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पाया, तो आई यूज्ड टू पुनिश माई सेल्फ बाई नॉट वॉचिंग दैट मैच, बिकॉज आई हैव नॉट अचीव्ड व्हाट आई शुड अचीव, जो मेरे को अचीव करना चाहिए था। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना, टालम टोल से बचना। बहुत लोग जो हैं वो टालम टोल में पड़ जाते हैं। मतलब बच्चे होते हैं, वो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक नाकामयाबी का बहाना ढूंढ लेते हैं। मतलब हम लोग, एक आदमी, मतलब नॉट इवन स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी भी बात करें, एडल्ट्स की बात करें, हम लोग कोई चीज को अगर अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। इंस्टेड कि हम सोचें कि मैं इसको अचीव नहीं कर पाया, तो व्हाट टैक्टिक्स मेरे को चेंज करने पड़ेंगे, कुछ नया एंगल सोचना पड़ेगा, कुछ नए तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि मैं इस गोल को अचीव कर पाऊं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हम अपने नाकामयाबी को या अपने गोल को ना अचीव करने के कारण को हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि ये नहीं कर पाया तो इसका ये रीजन रहा है। हम लोग मतलब कई बार तो किसी गोल को इग्नोर कर जाते हैं, या हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं गोल को, कि इस गोल को अचीव करने के लिए जिस ताकत की जरूरत थी, जिस पढ़ाई की जरूरत थी, जिस एफर्ट्स की, हम उतने एफर्ट्स लगाने के बजाय कम एफर्ट्स लगाते हैं, क्योंकि हमने अपने गोल को अंडर एस्टिमेट कर लिया। तो गोल को सही आकलन करना बहुत जरूरी है गोल का, कि गोल जो मैंने सोचा है, इसके लिए क्या एफर्ट्स की जरूरत है, इसके लिए क्या टाइम देने की जरूरत है, इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज करने की जरूरत है। उन सबका अगर मुझे ज्ञान रहेगा तो मैं गोल से नहीं चूकूंगा।
जी सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और इससे एक चीज ये भी है सर, हमें जो लगता है कि हम जब कंपेयर करते हैं, जैसे हम मान लीजिए आपने जैसे गोल की बात कही और ये कहा कि हमने उतने एफर्ट नहीं करे, तो क्या होता है कि क्लास में मान लीजिए सपोज 60 या 100 की स्ट्रेंथ है, तो सब लोग सोचते हैं अच्छा सामने वाले ने इतनी पढ़ाई करी और वो 78% लेकर के आया, मैंने भी इतनी पढ़ाई करी तो मेरे 60% कैसे आए। तो हर एक को ये समझना चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सबकी कैपेबिलिटीज अलग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबकी लर्निंग एबिलिटीज अलग होती है। जैसे स्किल्स की बात करें, सबके अपने अपने टैलेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक को अपना गोल, सही कह रहे हैं, कि अपने एफर्ट को पहचानना चाहिए, ना कि हमको किसी से कंपेयर करके नहीं उसने इतनी मेहनत करी तो मुझे करनी, हो सकता है उसको इतनी मेहनत की ये चीज मिल गई। बिल्कुल सही बात आपने कही। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इसको देखेंगे तो वो इसको समझेंगे कि उनकी खुद की कैपेबिलिटीज हैं और एक गोल है, उसके बिहाफ पे अगर वो करेंगे तो वो कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मंजू मैम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा प्रोफेसर आदरणीय सिंघई सर से है। सर, आपने बात यहाँ पर खत्म की थी कि एक समय में एक काम करना चाहिए, जो आप स्टूडेंटों को अपना फोकस एक काम में एक समय में करना चाहिए। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं उसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा कि स्टूडेंटों के इंटरव्यू को कैसे तैयार किए जाए। स्टूडेंट अपने इंटरव्यू किस प्रकार से रिफॉर्म करे कि वो आफ्टर बी फॉर्म, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद एब्रॉड में या अपने इंडिया में और कंपनीज, और खासतौर पर जो बी फॉर्म एम फॉर्म करने के बाद टीचिंग प्रोफेशनल में जा रहे हैं और जो बी फॉर्म एम फॉर्म करने के बाद इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो उनको किस तरह से अपने इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए, इस पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं सर। जी अंकुर जी, आपने जी पूछा सर। कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे जाए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। अब इसमें कंपनी का हो या एकेडमिक्स के यस। बारे में हो, इंटरव्यू के लिए सबसे पहला टूल जो हो जाता है एक रिज्यूम। रिज्यूम हमेशा ब्रीफ हो बट डिस्क्रिप्टिव हो, बिकॉज इट इज लाइक मिरर दैट यू आर रिफ्लेक्टिंग what are your credentials and it should be a good or authentic references। तो पहला काम तो ये कि जो रिज्यूम है वो बड़ा संक्षिप्त हो लेकिन डिस्क्रिप्टिव हो और उसमें जो क्रेडेंशियल्स हो वो सारे रिफ्लेक्ट होते हो। कुछ बिंदु इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, रिसर्च द कंपनी। जिस कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सपोज आप सिप्ला पीथमपुर इंटरव्यू देने जाते हैं, आपके पास सिप्ला पीथमपुर, सिप्ला के प्रोडक्ट, सिप्ला के बाकी प्लांट्स, उसका टर्नओवर, इसके बारे में थोड़ी सी डेप्थ में स्टडी होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो दैट विल बी द बेसिक क्वेश्चन कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। दूसरी बात आती है लुक अप योर रोल। आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं। सपोज यू आर गोइंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट, देन आपकी ड्यूटी ये बनती है कि क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन सब के बारे में आपको अपनी जिम्मेवारियों और अपने दायित्वों के बारे का एहसास हो, जो आप अपने इंटरव्यू में व्यक्त कर सकते हैं। फिर बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि इंटरव्यूअर पूछ सकता है, जिसको अपन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ही बोल सकते हैं। तो हमेशा इंटरव्यू वाला जो कैंडिडेट है उसको कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस की तैयारी दिमाग में रखना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक व्हाई शुड वी कॉल यू और व्हाई शुड आई हायर यू, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विथ अस, व्हाई आर यू आर लिविंग द एग्जिस्टिंग कंपनी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिनके आंसर अपने पास पहले से हों। कई बार लोगों के आंसर निकाल आते हैं कि सर वहां काम ज्यादा है, मतलब वो आपके लिए एक बड़ा नेगेटिव आंसर हो जाता है। कई बार लोग बोल देते हैं कि वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, इसका मतलब आप जब उस कंपनी के बारे में नेगेटिव फीडबैक देंगे, कल आप हमारी कंपनी का भी फीडबैक नेगेटिव दे सकते हैं। इसकी जगह आदमी ये बोल सकता है, कैंडिडेट ये बोल सकता है, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत बेहतर है, बट फॉर इम्प्रूविंग माई credentials or to utilize my knowledge or skills, I want to switch from there and it will be better place to deal with challenges what I like in my life। अगला पॉइंट आता है prepare some potential questions you could ask at the end of interview। इंटरव्यू के बारे में कुछ चीजें आप भी पूछ सकते हैं, हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, आपके वर्क के बारे में हो, जहां आप अपने पोटेंशियल और क्रेडेंशियल्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर सो फ्यू बेसिक थिंग्स व्हिच आ कैंडिडेट शुड रिमेंबर एंड प्रिपेयर बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। और जब वो इंटरव्यू में अपीयर होता है तो यदि इस तैयारी से वो जाता है तो नेचुरली जो एक्सपेक्टेशंस एम्प्लॉयर के होते हैं वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट उन सारे मापदंड पे खरा उतरेगा। और अल्टीमेटली जब वो ये पूछते हैं कि व्हाट आर सम पॉजिटिव थिंग्स
your last boss would say about you or why you want to join our organization, तब ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स उस कैंडिडेट के साथ पहले से तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि एक इंटरव्यूअर या एम्प्लॉयर जानना चाहता है कि आप यदि छोड़ रहे हैं तो क्यों, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो क्यों. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस. सो आई सजेस्ट दीज पॉइंट्स के इन बिंदुओं पर यदि तैयारी करके कोई आता है तो आई थिंक उसकी समस्याएं नए जॉब में शिफ्ट होने की कम हो जाएंगी. जी सर. सर, एक बच्चों के मन में एक जिज्ञासा और रहती है इंटरव्यू के प्रति. कुछ बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से हैं या जिनकी स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट थोड़ा इतना अच्छा नहीं रहता है जिस प्रकार से वो अपनी वार्तालाप कंपनी में कर सकें, तो उनके लिए आपकी क्या टिप्स है कि उनको किस चीज पर जोर देना चाहिए कि वो अपने इंटरव्यू को और अच्छे से फोकस कर सके और अपने आप को फाइट कर सकें. सर अंकुर जी, सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं जिसको अपन सिनोनिम यूज करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और की स्किल्स या कोर स्किल्स भी कहते हैं, दीज आर बेसिकली क्या है, ये क्वालिटीज होती हैं जो कि एक जॉब के लिए या लाइफ की सिचुएशंस को फेस करने के लिए काम आती हैं. जैसे कि कम्युनिकेशन, कर्टसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी, टीम वर्क, time management. I think we have discussed about that. So these are the basic things which a candidate should have. वो भले रूरल एरिया से हो या किसी अच्छे बैकग्राउंड से हो, बट कई बार ये हो सकता है कोई कॉन्वेंट का स्टूडेंट है या बहुत टॉपर रैंक का स्टूडेंट है, he may be lacking in the responsibilities or the team work or sometimes the reflection of professionalism उससे अगर नहीं रिफ्लेक्ट होता है, तो ऐसे कई एग्जाम्पल मेरे साथ भी हैं जो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में देखे कि टॉपर्स जो है कई बार वो कंप्लेंट करते हैं कि सर आई एम टॉपर फॉर लास्ट 4 इयर्स और मैं फाइनल ईयर का टॉपर भी था, बट आई कुड नॉट सिक्योर द जॉब, और हमारे नीचे वाले जो कैंडिडेट्स थे दे ग्रैब द जॉब. तो उसमें कई बार ये होता है कि जो सॉफ्ट स्किल्स में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं कि समटाइम्स he might or she might be having some superiority complex during the answers or discussion with the interviewer, और जो डिस्कशंस होते हैं उसमें कम्युनिकेशन एक बड़ा बैरियर हो सकता है. द कम्युनिकेशन इज प्रॉपर नॉट प्रॉपर. अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे तो वो बात हिंदी में बोली जा सकती, बट द कम्युनिकेशन शुड बी प्रॉपर. हो सकता है कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, तो वो कई बार बातें उसका मतलब बदल देती हैं. तो मास्टरिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल्स हेल्प द स्टूडेंट in learning life as well as for the better work. So the soft skill improvement is must for all the candidates who are willing to enter in the profession or getting the good job. थैंक यू सर. आपने बहुत ही सहज और सरल भाषा में स्टूडेंटों को समझाया है कि कैसे अपने इंटरव्यू में फोकस किया जा सकता है अपनी पोटेंशियल पर, अपने वर्क पर, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं. आपने इस मार्गदर्शन में आपने बताया कि जिस कंपनी का इंटरव्यू या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं बच्चे, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी लेके हमें वहां पर जाना चाहिए जिससे हम वहां स्ट्रेंथ से अपनी बात को रख सकें. थैंक यू सर. आपने हमारे फार्मेसी स्टूडेंट्स और फार्मेसी प्रोफेशनल को इन बच्चों की जो जिज्ञासा थी कि इंटरव्यू को कैसे तैयार किया जा सके, काफी हद तक आपके इन पॉइंट्सों से हमारे स्टूडेंट्स को इंडिया में ही नहीं अब्रॉड में भी मदद मिलेगी इन पॉइंट्स से. लास्ट में सर एक कमेंट्स और इस पॉइंट में लेना चाहूंगा आपसे. सर ऐसी एक बात क्या है जो इंडिया और अब्रॉड को मिलाती है इंटरव्यू से? कई कंपनियां एमएनसी जो बाहर की हैं वो इंडिया में भी रुक करती हैं, इंडिया के एम्प्लॉय वहां काम करते हैं, वहां के एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं. तो कौन सी ऐसा मीडिएटर लिंक है इंटरव्यू की जो एक दूसरे को जो आपके क्वेश्चन का जो आंसर था वो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, एक टैलेंट और दूसरा कॉम्पिटेंस. जब बाहर के जो मतलब विदेश की कंपनियां यदि इंडिया से कुछ लोगों को ले जाना चाहती हैं तो उसके पीछे उनका जो एक विजन या रीजन होता है वो सिर्फ ये होता है कि इफ द कैंडिडेट इज टैलेंटेड और कॉम्पिटेंस इज देयर, नेचुरली वो चाहेंगे कि यहाँ से लोगों को पिक करें और वो अपनी कंट्री में अपने प्रोजेक्ट को या उस पर्टिकुलर रिसर्च वर्क को आगे बढ़ा सकें. और जब इंडिया में ये बात आती है कई बार कि अगर बाहर से बुलाने का, तो आई थिंक दैट बहुत रेयर एग्जांपल ऐसे मिलते हैं कि फॉरेन से कोई कैंडिडेट रिक्रूट होके इंडिया में आता है रिसर्च वर्क के लिए. वो ओरिएंटेशन तो मैंने इंडिया में नहीं देखा, बट हाँ ये इंडिया का टैलेंट जो है ये जरूर माइग्रेट करता है बाहर, और उसके पीछे सिर्फ दो ही
जो पॉजिटिव पॉइंट मिले वो एक कॉम्पिटेंस और दूसरा लोगों का टैलेंट, और कंक्लूड भी करते हैं तो दैट गोज टुवर्ड्स डेडिकेशन ऑफ द इंडियन कैंडिडेट्स और इंडियन यूथ जो कि डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द रिसर्च और समथिंग इनोवेटिव। जी सर, थैंक यू सर। आपने इस क्वेश्चंस में काफी मार्गदर्शन किया फार्मेसी स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स का, जिसके इंटरव्यू के माध्यम से किस प्रकार से अपनी जॉब को सिक्योर किया जा सकता है और किस प्रकार से इंटरव्यू को फाइट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तनवीर सर से है। एक्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं, बट ये है कि पहले हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कि एक सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, तो सॉफ्ट स्किल का बेसिकली रोल क्या है और स्टूडेंट्स इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए? देखिए, सॉफ्ट स्किल का तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है। आई थिंक गिरीश सर थोड़ा इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि देखिए बहुत अच्छी बात अभी डॉक्टर अखिलेश सर ने बताई कि कहीं भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो जो एट द एंड ऑफ डे आपकी कॉम्पिटेंसी स्किल्स हैं वो आपको एक्चुअली वो जॉब का हकदार बनाएंगी। तो जब जहां 50 कैंडिडेट 40 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए या 2 पोस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो वहां जाहिर है कि कुछ लोग बहुत अच्छा करके भी शायद वो एट द एंड ऑफ द डे वो जॉब ऑफर नहीं हासिल कर पाएंगे। तो कंपनीज का यही चीज है। जैसे मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है, थोड़ा सा मैं कोट करना चाहूंगा कि मेरे इंस्टीट्यूट में एक कंपनी आई हुई थी वेल नोन, और वो मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब थी। तो फाइनल राउंड में 2-3 स्टूडेंट थे, वो जो थे वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे थे। तो एंड में जो सीनियर बंदे, उनमें से सीनियर मोस्ट बंदे थे, उन्होंने अपना पेन निकाला और सबसे ये बोला कि 5 डिफरेंट तरीके से इस पेन का एंडोर्समेंट के साथ इसको बेच के दिखाओ। तो वो मुझे बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद है कि किस तरह उन्होंने फाइनल कैंडिडेट का सिलेक्शन किया एक 10 रुपए 15 रुपए के पेन के जरिए कि भाई इसको बेचने का आप बताओ। तो कुछ स्टूडेंट एकदम से उसको, जिसे कहते हैं हम, स्पॉन्टेनियसली उतना बोल नहीं पाए ठीक से, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल उनकी उतनी अच्छी नहीं थी। और जहां स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए वो बिल्कुल उसको प्रोफेशनल ढंग से बोल गए कि ये जेल पेन है, ये फ्री फ्लोइंग है, ये है और वो है। तो दैट आई रिमेम्बर। सो एज फार एज दिस सॉफ्ट स्किल इज कंसर्न, इसमें देखिए थोड़ा सा रोल इंस्टीट्यूशन का हो सकता है कि जिसको हम कुछ वैल्यू एडिशन कोर्सेज भी कहते हैं, जो करिकुलम के साथ हमको टाइम टू टाइम हम उसके सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ कर सकते हैं, कुछ गेस्ट लेक्चर करा सकते हैं, तो जिससे स्टूडेंट का थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। और एक पॉइंट थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट लेवल पे एक हेल्प हम स्टूडेंट की कर सकते हैं कि जो प्लेसमेंट सेल है वो कुछ मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है मंजू, क्योंकि कई बार स्टूडेंट का जैसे का कहा है कि एक हेजिटेशन होती है। इनफैक्ट उनका क्या ड्रेसअप है कई बार ये भी मैटर कर जाता है। कुछ स्टूडेंट कुछ ज्यादा कैजुअली चले जाते हैं, जो कई बार कंपनी लाइक नहीं करती है। रिसर्च बता रहे हैं कि थोड़ा सा फॉर्मल वे में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज आप एक ऑर्गेनाइजेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर काफी जिम्मेदारी है कि आप एक अपनी को आपको जॉब चाहिए तो उसमें एक आपकी भी संजीदगी दिख रही है, एक जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस इंस्टीट्यूट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो वो कितना बोलना है, और जैसे कि कई बात हुई है कि कितना नेगेटिव बोल दिया प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, समटाइम्स द इंटरव्यूअर डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ कमेंट्स, और लूज टॉक्स कंसीडर कर लिया जाता है। फिर कंपनी का जो जिसे कहते हैं होमवर्क करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंपनी के सीईओ का एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए, उनके कितना प्लांट है, टर्नओवर है, प्रोडक्ट है, ये सब होमवर्क के तौर पे आता है। सॉफ्ट स्किल की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है कि कई बार, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल अखिलेश सर ने दिया था कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो क्लास का टॉपर है वो हमेशा ही वो जॉब में भी वो एकदम से डिफरेंटली जो है वो जॉब हासिल कर ले, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। हमने देखा है कि जो चाहे मार्क्स उसके एवरेज रहे, लेकिन वो समटाइम अपनी सॉफ्ट स्किल की वजह से वो पोजीशन जल्दी हासिल कर लेता है। तो इसको थोड़ा सा स्टूडेंट को जो है टाइमली, जैसे अभी सारी चीजें अवेलेबल हैं, और स्पेशली आजकल तो कई यूनिवर्सिटीज में फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, बिहेवियरल साइंस के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं,
ह्यूमन वैल्यूज के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अभी मंजू जी लिया है यूजीसी ने कि एक प्रोफेशनल एथिक्स का जो कोर्स वो मैंडेटरी किया है। पिछले दिनों जब कोर्स था तो वो एनवायरनमेंट का कोर्स था, लेकिन वो नॉलेज के लिए था, वो कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स। लेकिन जो ये प्रोफेशनल एथिक्स है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका जो प्रोफेशनल बिहेवियर है वो आपको एक टीम मेंबर बनाता है। समटाइम बहुत अच्छे लोग होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, पर दे आर नॉट गुड टीम मेंबर। वो थोड़ा सा अलग हटके काम करना चाहते हैं, और समटाइम वो जो टीम मेंबर्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, तो वो एक थोड़ा सा जो क्यूमुलेटिव जिसे हम कहते हैं रिजल्ट है वो नहीं आ पाता। तो ये थोड़ा सा हमें स्टूडेंट को इंडिविजुअली भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जी, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल ये सही बात कही कि एज अगर हम टीम लीडर के इसमें रहे, मैम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मेरे एज अ मेंबर भी रहे, तो मुझे लगता है तो अंकिता आप भी कहीं पे सॉफ्ट स्किल ऐसे बच्चों को ट्रेन करती हैं। आपका बेसिकली जो ट्रेनिंग का सेशन है वो किस एस्पेक्ट रहता है, जैसे सॉफ्ट स्किल को लेकर के, तो आप कितना उसमें आपका कितना रोल है? बच्चे आपके पास आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, तो आप उनको कैसे ट्रेन करते हैं? क्योंकि ये बहुत बढ़िया आपका प्रोफाइल है, तो हम क्योंकि थोड़ा सा हमें लगता है कि बच्चे इससे बेहतर समझेंगे। जैसे बताया कि कम्युनिकेशन है या आपका लीडरशिप है, तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, या किसी का मार्क बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, बट एवरेज है, उसके बावजूद वो एक अच्छी पोजीशन को अवेल करता है, तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें उसमें से एक हमारे पास जो है अंकिता हिमनानी है जो ट्रेन करती हैं बच्चों को, तो वो कुछ थोड़ा सा इस पे बताएंगी। जी बिल्कुल। सॉफ्ट स्किल का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है, और अभी आई थिंक IQ तो था, लेकिन EQ यानी कि इमोशनल क्वेश्चन, यानी कि जैसे आप लोगों से कैसे डील कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्टूडेंट आता है हमारे पास, मोस्टली बहुत डरा हुआ होता है। एक नॉर्मल सा लॉजिक है, हम एक कमरे से दूसरे कमरे में भी सोते हैं तो कई बार हमको नींद नहीं आती है, राइट? यहाँ पे स्टूडेंट पूरा कंट्री छोड़ के जा रहा है, उसकी एज भी ज्यादा नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अनमैरिड होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ लैंग्वेज इंप्रूवमेंट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, लैंग्वेज तो उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना बेटर उसको फॉरेन लैंग्वेज में कमांड होगा उतना अच्छा वो परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन इन सब के साथ जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, जैसा सर ने बताया, कॉन्फिडेंस लेवल कई बार बहुत कम होता है, पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मतलब फुल्ली डेवलप नहीं रहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को बाहर जाना है तो उसे ये सारे एस्पेक्ट पे काम करना होगा, along with उसके स्किल सेट। अगर वो फार्मेसी से जा रहा है या IT सेक्टर से जा रहा है, और जिस भी कोर्स में जाना है उसके तो उसको स्किल सेट लेने हैं, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है ये सारे स्किल्स डेवलप करने, लैंग्वेज एबिलिटी एंड देन इंटरेक्टिंग विद पीपल। आप कैसे जॉब लेंगे बाहर अगर आप उनसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक आई कांटेक्ट विद देम, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी जॉब वहां ऑफर करेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स है, स्टूडेंट को ट्रेनिंग साथ साथ ऑन एंड ऑफ, मतलब डेली आप मान के चलिए कि मेरा 2 घंटा जाता है सिर्फ मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट को। उनको हमें पेरेंट भी बनना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली इस स्टेज पे पेरेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स जो डिसीजन रहते हैं वो हम पर रिलाई करते हैं। तो उनको ये क्या क्या स्किल्स डेवलप करने हैं, क्या क्या चीजें करनी है, मोटिवेट करना, प्रोफाइल, जैसे आपने मैम बोला कि प्रोफाइल समटाइम्स बहुत वीक होता है, कभी कभी एकेडमिक्स बहुत कम होता है, लेकिन बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं। अगर वो बढ़ा ले स्टूडेंट, हो सकता है उसका आइल्स स्कोर अच्छा ले, आइल्स या GRE एग्जाम होती है जो उसको देनी होती है विदेश में पढ़ने जाने के लिए, तो वो उस स्कोर से उसको कॉम्पेंसेट कर सकता है। तो ये सारे गाइडलाइंस, ये सारा ट्रेनिंग हमको उनको देना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये जो भी लूप होल्स हैं, हम बोलते हैं कि एक हर इंसान के अपने फोटे हैं और उसके फॉइबल्स हैं, राइट? तो फोटे मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है उसको हमको बताना है, उसको उजागर करना है। यूनिवर्सिटी, अगर वो टॉप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा है, चाहे वो हार्वर्ड हो या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, या फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जाना चाह रहा है, किसी भी कंट्री में जा रहा है, तो उस एक डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं, होता है कई बार स्टूडेंट का, उसमें हम उसके स्ट्रेंथ्स को दिखाते हैं। लूप होल्स नेगेटिव नहीं होता है, उसके लूप होल्स अगर वो कभी फेल भी हुआ होता है तो हम उसको बता सकते हैं। ईयर बैक भी है तो भी वो टॉप इंस्टीट्यूशन में जा सकता है,
उसका एसओपी या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम बनाते हैं, हम बताते हैं कि क्या रीजन था, या तो हो सकता है हेल्थ का कोई फैक्टर रहा होगा, टर्मोइल से होकर गुजर रहा होगा, ऐसा सब फैक्टर रहा होगा जिसकी वजह से वो नहीं परफॉर्म कर पाया। हम वो यूनिवर्सिटी को बताते हैं, और वो यूनिवर्सिटी जिस तरीके से हम बताते हैं, स्टूडेंट से बात करके, उसकी साइकोलॉजी समझ के और उसके बैकग्राउंड को समझ के, देन ऑफ कोर्स हम वो सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं और उसको एडमिशन मिल भी जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, और ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए 4-5 फैक्टर्स हैं, वो सब हमको इनकॉर्पोरेट करके एक होलिस्टिक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। थैंक यू अंकिता, एंड आई हैव सीन सो मेनी वीजाज, मतलब आपने देखे हैं कि आपने बच्चों को दिया, और मैंने उनका प्रोफाइल, उन बच्चों का भी प्रोफाइल देखा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसे बैकग्राउंड से नहीं थे, पर बहुत बेहतर जगह पे वो पहुंचे। मैंने उनके देखे थे आपके इस चैनल के थ्रू। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा नावेद सर से और था कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी बात क्योंकि सॉफ्ट स्किल पे आ गया, तो मुझे लगा कि एक ट्रेनिंग सेशन भी क्योंकि यहाँ पे चलता है, तो हमने कहा बात करते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं उससे कुछ बेनिफिट लेंगे। ये कैंपस प्लेसमेंट के लिए बच्चे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, क्या आप कुछ उसके ऊपर कुछ टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? बिल्कुल मैम, देखिए कैंपस प्लेसमेंट तो बेसिकली जो रेप्यूटेड कंपनीज जब कैंपस आती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो उसमें भी ये दो तरह से ऑर्गेनाइज रहता है। मैं कुछ कंपनीज ये प्रेफर करती हैं कि वो एक पूल इंटरव्यू की तरह हो, जिसमें जितने भी उस जोन के या उस एरिया के हैं रेप्यूटेड कॉलेज, तो सभी के स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करें। और एक कुछ एक्सक्लूसिव भी रहता है जहां सिर्फ जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में वो या यूनिवर्सिटी में विजिट कर रहे हैं, तो वहीं के स्टूडेंट जो है अपीयर होते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ज्यादातर जो क्राइटेरिया है कंपनी का, जो मैंने नोट किया है मैम, और बहुत सारे मैंने खुद भी कोऑर्डिनेट किए हैं बहुत सारे कैंपस प्लेसमेंट, पर्सनल इंटरव्यू जो है वो लास्ट राउंड रहता है। और जाहिर है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, चाहे वो पूल करके हैं या इंडिविजुअल हैं, उसका हार्डली आप समझ लीजिए तो 10 to 15% पर्सनल इंटरव्यू राउंड तक पहुंचेंगे, और एक तरह से वही शॉर्टलिस्ट होंगे। तो जो पहला क्राइटेरिया ज्यादातर कंपनीज ने किया है, वो कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट वो कंडक्ट कर रहे हैं, और वो कई बार कंपनीज आने से पहले कंडक्ट कर लेती हैं। तो आजकल स्टूडेंट्स को उन टेस्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और अपनी जो एनालिटिकल स्किल हैं या साइकोमेट्रिक हैं, उनको भी डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप पहले राउंड में कट जा रहे हैं तो पर्सनल इंटरव्यू तक आप पहुंचेंगे। सेकंड, जो कई बार कंपनीज प्रेफर करती हैं कैंपस में आने के बाद, वो है ग्रुप डिस्कशन का राउंड, जिसमें छोटे छोटे 2 ग्रुप्स वो बना देते हैं और रैंडमली कोई टॉपिक देकर, चाहे वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकता है, कोई करंट अफेयर का टॉपिक हो सकता है, उनका पर्पस थोड़ा सा जो है वो उनका कम्युनिकेशन स्किल को देखना, अपनी बात कितनी कन्विंसिंग तरीके से कह रहा है, क्योंकि जनरली कोई ग्रुप डिस्कशन में एक चीज जैसे विरोध में बोली जाती है और एक उसके फेवर में बोली जाती है, तो वहां उनका पर्पस ये नहीं है। उनका पर्पस तो ये है कि आप कितना कन्विंस कर पा रहे हैं, अपनी बात को कितना सही ढंग से रख पा रहे हैं, क्योंकि जो शॉर्टलिस्टिंग है वो पर्सनल इंटरव्यू राउंड की, वो इन्हीं फैक्टर से होके गुजरती है। एक कई बार जो कंपनीज कई बार वो भी प्रेफर करती हैं कि जिसमें एक क्वेश्चन आयर है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, या जैसे अगर बी फार्म का है तो उसमें फार्माकोलॉजी के भी क्वेश्चन हैं, फार्मास्यूटिक्स के भी हैं, फार्माकोलॉजी के भी हैं, केमिस्ट्री रिलेटेड भी हैं। वो क्वेश्चन आयर कई बार वो रैंडमली जज करते हैं, और फिर कंपनी का एक रहता है कि अपनी एक प्रेजेंटेशन कंपनी जरूर देना प्रेफर करती है। तो कंपनी के जो भी एचआर हेड आए हुए हैं, या कोई सीनियर एचआर मैनेजर हैं, या और कोई सीनियर लेवल के ऑफिशियल हैं, वो कंपनी की एक पूरी प्रेजेंटेशन देते हैं, जो स्टूडेंट को कई बार ध्यान से सुननी पड़ती है, क्योंकि जो फाइनल राउंड आता है तो कई बार वो चीज वो देखते हैं कि इन्होंने मैंने सुबह प्रेजेंटेशन दी थी, तो हाउ मच दे रिकॉल, भाई हमारे कोई प्रोडक्ट बताओ, या उस प्लांट का बताओ कि क्या प्रोडक्ट निकल रहा है, या कोई और फर्दर प्रोसेस है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन इसलिए, जहाँ तक स्टूडेंट की बात है, उनको हमेशा से एक तो रिज्यूमे का पॉइंट बहुत अच्छा शुरू में अखिलेश सर ने बताया है, उनका रिज्यूमे बहुत क्रिस्प और प्रेफरेबली स्पेशल लेवल पे एक ही पेज में उन्होंने अपना CGPA, SGPA, एकेडमिक बैकग्राउंड, हॉबीज एंड
what are they supposed to do, they have to finish, because special level पे more than one page CV I don't think it is appreciable. और सेकंड चीज ये है कि जो कई बार मैंने बात बहुत छोटा सा पॉइंट होता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट जो है बहुत जो अपना ईमेल आईडी बहुत कैजुअल वे में बना लेते हैं, तो कई बार वो थोड़ा सा लाइक नहीं करती कि ये इतना कैजुअल सा नाम रख दिया है। तो थोड़ा सा प्रेफर ये है कि अपने ही नाम से बनाना है, लेकिन चूंकि जीमेल में कॉम्बिनेशन जनरली हम बनाते हैं तो 786 किसी ने जोड़ लिया 135 दैट इज ओके, बट वो चीज भी ध्यान देना। और एक थोड़ा सा यंग जनरेशन में जो कमी है वो अपना SMS और ये तो व्हाट्सएप मैसेज तो तुरंत चेक करते रहते हैं, ईमेल ना चेक करने की थोड़ी सी आदत है स्टूडेंट को, और कई बार वो मिस आउट कर जाते हैं इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी उनको ये हिदायत है कि जैसे आपने मैसेज है नोटिफिकेशन हर आप चाहे जीमेल है या कोई और अकाउंट यूज कर रहे हैं, इजीली आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकता है। जैसे ही आपका कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज आया है वो आप क्लोज करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आजकल ज्यादातर ईमेल के थ्रू दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई फोन कॉल आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो आप अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिस कर जाएंगे, चाहे वो आपके अपने डिपार्टमेंट कई बार मैसेज देता है, हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट उस पर भी एक्टिव नहीं रहते या मिस कर जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा ये है कि जब कंपनीज आई हुई है तो थोड़ा सा सारा सिलेबस कभी भी आप ना पढ़ के जा सकते हैं ना आप बता सकते हैं, हमेशा थोड़ा सा अपना बेसिक क्लियर करना है। स्पेशली फार्मा के सेक्टर में जो हमारे बॉडी सिस्टम है उसकी नॉलेज बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, कई बार वो पेड ऑफ कर जाता है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज है सब्जेक्ट की, तो ये चीज थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल सही होता है जी। जी बताइए बताइए। मैं एक किसी यूनिवर्सिटी में मैं ट्रेनिंग देने गया हुआ था इंटरव्यू के ऊपर जी, तो वहां पे मैंने एक चीज पे बड़ा एम्फेसिस किया था जो आजकल बहुत लोग मिस कर जाते हैं। जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपके सोशल प्रोफाइल्स भी चेक करने लगे आजकल। जी जो लोग अपने सोशल मीडिया पे चीजें डालते हैं, कंट्रोवर्शियल चीजें डालते हैं, रिलीजियस चीजें डाल देते हैं, पॉलिटिकल चीजें डाल देते हैं, या थोड़ा हैपनिंग सा करके वो करके स्टाइल से कुछ ज्यादा जंकी स्टाइल की फोटोग्राफ्स डाली होती हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे। आजकल बहुत बड़ी कंपनीज है वो सोशल मीडिया को भी चेक करने लगी। आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छी गई है, लेकिन बाद में जब शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पे वो कई बार सोशल मीडिया भी चेक करते हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह का बिहेवियर है इसका। ये बहुत राउडी टाइप है, इसने बहुत कम्युनिटी के ऊपर कमेंट्स किए हुए हैं, रिलीजियस कमेंट्स किए हुए हैं, तो ये कंपनी के लिए ठीक नहीं रहेगा इसको हायर करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बहुत लोग मिस करते हैं इस बात। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमको हर हाल में कंट्रोवर्शियल में बिल्कुल नहीं इसमें कहीं इन्वॉल्व होना है, और पॉजिटिव अगर हमारा अप्रोच रहेगा हर एक चीज के लिए तो ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ेंगे। तो चाहे सोशल मीडिया हो, और हमें लगता है कि हम लोग को हर हाल में जो लव है और जो पॉजिटिवनेस है वही स्प्रेड करनी चाहिए, चाहे कोई भी मीडिया हो हमारा। और बिल्कुल सही है, आपने जैसे कैंपस सिलेक्शन के लिए आपने बोला, तो एक बच्चों को मुझे लगता है कि इससे बहुत फायदा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट जो आपने बोला वो उनको एग्जैक्टली उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ आप सबसे पहले आपको कहाँ से वो जज करना शुरू करेंगे, आपकी पर्सनालिटी से लेके आपके अगर आपने जीडी पे कोई पार्टिसिपेट करा तो आप अगर उसके फेवर में बोल रहे हैं, आप अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो किन पॉइंट्स को ले रहे हैं, या आपका बेसिक्स जो क्वेश्चनर है तो आप थोड़ा सा तैयार करके जाएं, या कंपनी का जो प्रेजेंटेशन हो रहा हो तो उसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अल्टीमेटली उसी में से पूछ लेंगे अच्छा क्या बताया था, बताइए कब ये इस्टेब्लिश हुआ इवेंट, कुछ भी। तो बच्चों को ये और एक जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात कही कि मेल आईडी, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि हम अभी भी जैसे बच्चों, क्योंकि अब आजकल तो सारी चीजें हमारी गूगल मीट और इन पे सब चल रही, तो जीमेल की आईडीज हम देखते हैं बच्चों की, तो मुझे समझ नहीं आता वो क्या सोच के बनाते हैं, जबकि स्टूडेंट को हाँ स्टार्टिंग में अगर हम बात कर रहे हैं बाहर जाने की, बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप अपना बिजनेस बनाने की, या हम बात करें टॉप लेवल पे कहीं पे एक गोल सेट करने की, तो ऑब्वियसली हमारा जो ईमेल आईडी है वो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बनाते हैं बैड बॉय और डॉट 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 पता नहीं क्या समथिंग, मतलब तो वो थोड़ा सा फनी और ऐसा रहता है कि वो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि क्या सोच के वो बनाए। बहुत सही है, तो ये इस माध्यम से कम उनको समझ में आएगा कि वो उनकी छोटी सी ईमेल आईडी अगर लोग देखते हैं उसको या उनका सोशल प्रोफाइल उनका जो देखते हैं तो वो कितना इम्पैक्ट डाल सकता है उनके आगे के करियर पे। बहुत सही आप लोगों ने। कई बार मैम वो अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो तो जो टाइप कर रहा है वो बाउंस बैक हो जाती है, क्योंकि वो एक सिंगल अल्फाबेट मिस कर देता है। जी जी तो जी बहुत प्रिसाइज होनी जरूरी है।
जी जी सर, बहुत इसी जी मंजू मैम, इसी जी। बात में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। तन्वी सर, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो लोग सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना के चलते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ लोग एक्स्ट्रा कमेंट्स लिख देते हैं या किसी कंपनी के बारे में ज्यादा कमेंट्स कर देते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना के चलते हैं। बहुत ज्यादा आपने देखा हो, एक साल में 1 या 2 ही आपकी पोस्ट रहती हैं उनके फेसबुक अकाउंट पर या व्हाट्सएप पर, तो उनके बारे में क्या एक्सपेक्ट है? मतलब सोशल अगर कोई नहीं है, इसका क्या स्किल्स पर प्रभाव पड़ेगा? इसका क्या इंटरव्यू पर, क्या इसके आपके जो आगे आने वाला करियर है उसके ऊपर किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट तो इसका नहीं है, लेकिन चूंकि जैसे गिरीश सर ने भी जिक्र किया है कि थोड़ा सोशली होना जरूरी है, लेकिन वो डिसेंट वे में। तो उसमें क्या है कि जैसे मैंने ग्रुप डिस्कशन का जिक्र किया, तो उसमें ज्यादातर टॉपिक वो होते हैं जो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक लेवल पे डिस्कस हो रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको अनअवेयरनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आज कोई और मैटर चल रहा है तो एटलीस्ट इट इज इन योर नॉलेज एंड इट में बी आस्क्ड, क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर तो हम में से शायद कोई पढ़ता नहीं सर, सीधी बात ये है। तो ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सोशल मीडिया से मिलती है। एक ही चीज व्हाट्सएप पे 5 लोग अलग अलग तरह से आपको भेज देंगे, ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह ढंग से ले रहे हैं, कितना इम्पैक्ट अपने ऊपर कर रहे हैं और कितना आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सोशली होना कंपनीज लाइक करेंगी। कहीं ना कहीं कल को आप उनका ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो दे लाइक द थिंग्स। तो एटलीस्ट आपका एक्टिव होना जरूरी है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। फार्मा संवाद 14 में आप लोगों से विदाई का समय जो हो रहा है, उससे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि महक उठा है ये फार्मा लोग का मंच। जब से आप सब पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है बरसों से आप सब हमारे हैं। मैं फार्मा लोग की पूरी टीम की तरफ से आज पधारे सभी सम्मानित अतिथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी अतिथियों ने अपने बहुमूल्य समय में से जो अपना कुछ समय फार्मा लोग को दिया, इसके लिए फार्मा लोग सदा आपका आभारी रहेगा। आप सब अतिथियों का अमूल्य मार्गदर्शन, आशीर्वाद एवं सहयोग निश्चित ही हमें फार्मा लोग के उद्देश्यों तक पहुंचाने में महान सहायक होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल डिग्निटीज एंड ऑल गेस्ट। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया। निश्चित रूप से इससे हमारे फार्मेसी प्रोफेशनल, फार्मेसी स्टूडेंट्स को एक नई सीख मिलेगी, जिससे वो अपने फार्मेसी के नए आयाम स्थापित करेंगे और कहीं ना कहीं इससे फार्मेसी फील्ड को एक नया बल मिलेगा। ऐसी सोच के साथ मैं आप सबसे फिर से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस मंच पर आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर एंड मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू गिरीश सर, थैंक यू टू सिंगरी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू तन्वी सर, थैंक यू अंकुर सर, थैंक यू, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू मंजू मैम। यस, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।